देखो आज के सेशन में अपन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और हिस्ट्री के देखो मेनली 3 पिलर है, एंशियंट, मीडिएवल और अपना मॉडर्न इंडिया। पर इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अ, आज की वीडियो में सिर्फ हम जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसी को कवर करेंगे। कुछ एंशियंट और मीडिएवल का जो पोर्शन है और कुछ मॉडर्न का पोर्शन है वो आर्ट एंड कल्चर में भी लाई करता है, तो वो आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के डिस्कशन में हो सकता है आपको कुछ ऐसा लगे कि कुछ टॉपिक मिस हो गए हैं, तो बेसिकली वो टॉपिक मिस नहीं हुए, वो आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे। आज के पोर्शन में सिर्फ हम जो प्योर हिस्ट्री है ना उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी आर्ट एंड कल्चर जो सब्जेक्ट रहेगा हमारा वो हम बाद वाले फेज में, बाद वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो एंशियंट और मीडिएवल का जो मेजर पोर्शन है वो आर्ट एंड कल्चर में लाई करता है, पर उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अपने हिस्ट्री में भी लाई करता है। तो आपको है ना हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है कि कौन सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कौन कौन से टॉपिक जो है वो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे आपके हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से। देखो सबसे पहले एंशियंट की अगर बात करें तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से उसमें सिटीज़, देखो इसमें भी आपको क्या प्रिपेयर करना है। हड़प्पा में आपको ये प्रिपेयर करना है कि पहली बात तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी लोकेशन कहाँ कहाँ है, किस किस नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इंडस रिवर है। मैं ये पूछूं कि लोथल जो है वो किस नदी के हैं, किस नदी के किनारे हैं, ये भी क्लिक करना चाहिए, भोगवा रिवर के किनारे पे। और कुछ कुछ जैसे कालीबंगा है और धोलावीरा है, हड़प्पा है। तो ऐसे जितने भी लोकेशंस हैं उनको आप एक तो आप जो अपना मैप होता है इंडिया का, इंडिया और उसके एसोसिएट कंट्रीज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान ना, वहाँ पे आप एक तो आप मैप कर लेना कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी लोकेशन है। और ये भी देख लेना कि सबसे ईस्ट मोस्ट कौन सा है, वेस्ट मोस्ट कौन सा है, नॉर्थ साउथ है ना, ये सब देख लेना कि सबसे इधर उधर कौन कहाँ कहाँ के बीच में लाई कर रहा है। तो ऐसा आप कंट्रीज़ के किस किस कंट्री में कौन कौन सा शहर स्थित है ये भी आप देख लेना। और दूसरी चीज़ आप इसमें ये प्रिपेयर करना कि हम कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिली है, ठीक है, ये भी आप प्रिपेयर कर लेना। तो ये अपना हड़प्पा के बारे में आपको इस लेवल तक का तो आपको प्रिपेयर करना है। साथ में जैसे कि कुछ वहाँ के जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव, कुछ वहाँ का पॉलिटिकल सेटअप क्या था, और कुछ आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन होगा, आर्ट एंड कल्चर वाला अपन आर्ट एंड कल्चर वाले में देखेंगे। लेकिन बस आपको हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से इतना ध्यान होना चाहिए, हड़प्पा का ट्रेड किन किन कंट्रीज से होता था, है ना, इसके बारे में एक बेसिक आइडिया और अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। दूसरा हमारा एंशियंट का थीम रहेगा बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ये जो मोस्टली जो पार्ट है ना इसका आर्ट एंड कल्चर में लाई करेगा, लेकिन आपको हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से रिलेटेड लोकेशंस, ठीक है, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड लोकेशन। बुद्ध ने कहाँ कहाँ, भगवान बुद्ध ने कहाँ कहाँ यात्रा की है, किस किस जगह जो है वो बैठे थे, कहाँ कहाँ से उनको क्या क्या चीज़ मिली है। कोई बोले कि उनको एनलाइटनमेंट कहाँ मिला है, पता होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने अपना जो उपदेश है वो कहाँ दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है, कहाँ कहाँ की यात्रा की है, कहाँ की नहीं की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म साथ में, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है ना 2024 के लिए बन सकता है, वो है कौन कौन से जो ग्रंथ हैं वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड है। तो वो जैनिज़्म के बारे में आ चुका है, इस बार सवाल आ सकता है तो वो बुद्धिज़्म के बारे में आ सकता है। तो आपको क्या है 2024 के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड कौन कौन से ग्रंथ है, कौन कौन से ग्रंथ है वो जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। साथ में इसको है ना जैनिज़्म से भी लिंक करना, जैनिज़्म के ये हैं, बुद्धिज़्म के ये, दोनों को इंटीग्रेट वे में पढ़ना, ताकि क्या है अगर ऑप्शंस आएंगे तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म, इन तीनों में आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आपके माइंड में ये क्लैरिटी रहेगी कि नहीं है ये तो जैनिज़्म का था, ये बुद्धिज़्म का नहीं है। तो वहाँ से एलिमिनेशन मेथड में आपको हेल्प मिल जाएगी। तो एक तो ये ग्रंथ के लेवल पे भी देखना है। दूसरा आपको देखना है अशोक के बारे में, अशोक के पिलर्स कहाँ कहाँ मिले, हाईली इंपॉर्टेंट है। 6th क्लास के एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन आया था, उसमें एक मैप बना हुआ आप देखोगे जहाँ पे अशोक के पिलर्स जो शिलालेख हैं उसके बारे में जो लोकेशन दे रखी थी कि कुछ मस्की है, कलसी है, जोगड़ है, ये कुछ लोकेशंस हैं जो सिर्फ उसी को अगर आप पढ़ लोगे ना तो वहाँ से आपका सवाल बन जाएगा। रिलेटिव लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, जो भी एंशियंट साइट्स हैं, एंशियंट में एक क्वेश्चन तो एंशियंट साइट्स का पक्का आएगा, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 33% तो पेपर पहले से लीक हो रखा है कि एक सवाल जो है वो एंशियंट लोकेशंस का जरूर बनेगा। तो अशोक के पिलर कहाँ कहाँ थे, ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से देख लेना। साथ में बुद्धिज़्म के बारे में एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से उभरता है, वो है बोधिसत्व। कितने टाइप्स के बोधिसत्व हैं,
बुद्धिज़्म के कौन कौन से भाग हैं, जैनिज़्म के कितने पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया, दिगंबर जैन क्या होता है, श्वेतांबर जैन क्या होता है, स्थविरवाद क्या है, महासांगिक क्या है, महायान क्या है, हीनयान क्या है, और साथ में इनके बीच में रिलेटिव डिफरेंस भी आप देख लेना। डिफ्रेंशिएट वे से पढ़ने से है कि चीज़ें बढ़िया रिकॉल होती है और चीज़ों के बीच में कन्फ्यूजन नहीं होता है। जैसे हीनयान और महायान की बात करें तो इन इनके जो मेनली जो ग्रंथ हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, साथ में उनकी जो आइडियोलॉजी है उनमें क्या डिफरेंस है, वो कहाँ कहाँ रहते थे, चैत्य क्या होते हैं, विहार क्या होता है, महायान हीनयान से कैसे अलग हैं, ये बात आप बहुत अच्छे से देख लेना। साथ में जैनिज़्म की बात करें तो दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और तो इन सब एस्पेक्ट्स पे आप एक बार नज़र मार लेना और उनको चीज़ों को याद रखने की कोशिश करना। हिस्ट्री का यही है कि आपको चीज़ें याद बहुत रखनी पड़ेगी। अब ग्रंथ है, ग्रंथ को क्या करोगे, आप याद ही रख सकते हो और क्या करोगे। इनके बीच में ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है कि इस ग्रंथ में ये लिखा है, फिर इसमें वो लिखा है, वो लिखा है, इतना डीप में मत जाना। ग्रंथ और साथ में वो किससे रिलेटेड है ये देख लेना, और नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो ये और देख लेना कि ये इस ग्रंथ में है ना इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बस इससे ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। चौथी एंशियंट की एक थीम बनती है, वो है रूलर्स। कितने कौन कौन से एंशियंट इंडिया में अपने रूलर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय है, और डिफरेंट टाइप के जो पीरियड्स हैं हमारे, मौर्यन पीरियड, गुप्तन पीरियड, तो इनके बारे में भी आपको बेसिक आइडिया रखना है। साथ में अगर आप देखोगे जैसे इंडो ग्रीक के कुछ हैं, है ना, जैसे कि कनिष्क वगैरह का आप ले सकते हो, जो हमारे जो फॉरेन रूलर्स हैं उस क्राइटेरिया में कनिष्क को ले सकते हो। कनिष्क एक इम्पोर्टेंट हो गया। उन्होंने किन किन जो अपने मतलब कविकार है या कहानीकार है, इनको उन्होंने किन किन को पेट्रोनेज दिया है, इसके बारे में बेसिक आइडिया आप रख लेना। कनिष्क से रिलेटेड हो गया। और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने और इनके काल में किस किस ग्रंथ की रचना हुई, ये भी आप बहुत अच्छे से देख लेना एक बार, है ना। और इनके इनके अंडर में कौन कौन से वैज्ञानिक थे या कौन कौन से कविकार थे, ये भी आपको बेसिकली आपको देखना है। तो रूलर्स एंड देयर पेट्रोनेज, तो ये वाली जो थीम है ये भी अपनी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। तो ये 4-5 एस्पेक्ट्स के ऊपर ही आप पी वाई क्यू की भी यही थीम थी, और आप भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी इन्हीं एस्पेक्ट्स पे काम करना, ताकि क्या आपको जो अपने 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन एंशिएंट के आते हैं, तो आप 70 to 75% जो मैंने ये चीज़ बताई ना, इन चीज़ों को अच्छे से कर लिया तो इनमें से क्वेश्चन बन जाएगा। और एक क्वेश्चन आएगा जो काफ़ी टिपिकल होगा, उसको सोल्व करना वैसे ही बहुत मुश्किल होगा। तो आप जो है इस पोर्शन पे आप ज़्यादा आपका फोकस लाई करना। और अगली बात करते हैं अपन मॉडर्न मीडिएवल इंडिया की। मीडिएवल में भी सेम सीन है। मोस्टली जो अपना पोर्शन है वो अपना आर्ट एंड कल्चर में लाई करेगा, लेकिन कुछ हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी आपको बातें पता होनी चाहिए। हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है मुग़ल पीरियड। मुग़ल पीरियड के भी अकबर और जहांगीर, है ना, इनको बहुत अच्छे से देख लेना। इनके पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इनके सोशल डेवलपमेंट क्या है, राजपूतों के लिए इन्होंने क्या किया, राजपूत के लिए इनकी एक विशेष जो है स्पेशल पॉलिसी थी वो क्या थी, साथ में इन्होंने ना कौन कौन से कवि थे या कौन कौन से चित्रकार थे, पेंटर्स थे, जिनको इन्होंने पेट्रोनेज किया, ये भी आप बहुत अच्छे से देख लेना। मतलब एक एक क्वेश्चन जो 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस टाइप का सवाल आ सकता है कि एक तरफ वो पोइट दे देंगे और दूसरी तरफ जो है वो रूलर का नाम दे देंगे कि हाँ भाई ये जो पोइट है ये इसके जो है समकालीन था, या इस टाइप से एक क्वेश्चन आ सकता है, या इन्होंने इसको संरक्षण दिया, पेट्रोनेज दिया, तो यह बात आप अच्छे से देख लेना। तो मीडिएवल का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है मुग़ल पीरियड, ये आप बहुत अच्छे से देख लोगे। दूसरा इम्पोर्टेंट पीरियड है वो है कि विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर से भी रिलेटेड इनकी क्या क्या पॉलिसी थी, इनका एरिया कहाँ कहाँ पे था, जो कई सारे युद्ध हुए हैं उसमें विजयनगर एम्पायर का क्या रोल है, सदर्न इंडिया में कौन किस किस टाइप के टेम्पल्स इन्होंने बनवाए हैं, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, अमर नायक का सिस्टम क्या है। तो ये सब विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड जो है वो कीवर्ड्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ में मिडिवल पीरियड की एक रेवेन्यू पॉलिसी भी है, तो आप रेवेन्यू सिस्टम को बहुत अच्छे से देख लेना। डिफरेंट टाइप के रेवेन्यू सिस्टम है। अकबर की बात करें तो मनसबदारी है, अगर हम उसकी बात करें अगर सल्तनत पीरियड की तो इक्तेदारी सिस्टम है,
अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात करें तो कुछ अमर नायक का सिस्टम, ऐसा कुछ सिस्टम है तो जो इनकी रेवेन्यू पॉलिसी और साथ में सोल्जर पॉलिसी है, तो इससे कैसे लिंक करता है, तीनों चीज़ें आपस में कैसे लिंक्ड है। तो ये तीनों टाइप के जो मैंने सिस्टम बताया, तो ये बात भी आप अच्छे से देख लेना। तो विजयनगर और मुगल पीरियड ये हो गया। इसके अलावा जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उनकी लोकेशन। मीडिएवल पीरियड में कई ऐसी लोकेशंस हुई हैं जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछ लूँ कि हम्पी कहाँ पे, दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कर्नाटका में है। साथ में महाबलीपुरम किधर है, वृद्धेश्वर किधर है, भीलसा कहाँ है, द्वार समुद्र किधर है, स्थानेश्वर किधर है, गिरिनगर किधर है, गिरिनगर कहाँ पे है, हम्पी कहाँ है, महाबलीपुरम किधर है, तिरुचिरापल्ली किधर है, कटक किधर है। पिछली बार ही एक सवाल आया था कि धान्य कटक कहाँ पे। तो देखो ये बहुत इजी सवाल है। लोगों को लग सकता है कि ये हार्ड सवाल है, लेकिन रिलेटिवली बहुत इजी सवाल है। सबको पता है कि कटक वाले जो एरिया है वो उड़ीसा के आसपास के हैं, तो धान्य कटक भी आप स्मार्ट गेस में मान सकते हो कि उड़ीसा के आसपास ही होगा। तो बस यही है, अगर आप इन लोकेशंस को बहुत अच्छे से देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो तीसरी इंपॉर्टेंट थीम जो रहेगी वो रहेगी हमारी लोकेशंस। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मीडिएवल में इंपॉर्टेंट है वो है क्रोनोलॉजी ऑफ इम्पोर्टेंट रूलर्स। अगर मैं पूछूं कि हर्षा का जो हर्ष है वो किस फेज़ के किस टाइम पीरियड के बीच में था, साथ में कौन कौन से ऐसे वंश हैं, जैसे मोकरी वंश, कन्नौज के जैसे मोकरी वंश है, सोलंकी वंश है ना। तो ये जितने भी वंश हुए हैं मीडिएवल पीरियड में, इनकी क्या रिलेटिव क्रोनोलॉजी क्या है। पाल वंश के बारे में हम बात करें तो इनकी क्या लोकेशन है, सेन वंश, ऐसे जितने भी वंश हैं तो ये आप देख लेना कि इनकी क्रोनोलॉजी क्या है। तो क्रोनोलॉजी से रिलेटेड जो है ना, वो एक सवाल यूपीएससी का पेंडिंग है। तो 2024 के लिए क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स की। और इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में एक बार ये भी देख लेना कि जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश, इन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया है, ये भी आप देख लेना। तो अगर मैं 4-5 रूलर के बारे में बात करूँ, एक तो अकबर, जहांगीर, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश और कृष्णदेवराय, जो कि हमारे कहाँ के, विजयनगर एम्पायर के। तो ये 4-5 रूलर के बारे में डीपली पढ़ लेना, क्योंकि ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया है और अपने को यूपीएससी का जो भी फेवरेट एरिया है उसको पहचान के उसको डीप में आपको एनालिसिस करना होगा। तो ये जो 4-5 चीज़ हैं इनके ऊपर आप फोकस करोगे। और एक जो 2024 के लिए एक और क्वेश्चन पेंडिंग है, वो है कि डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग्स जो कि मुगल पीरियड में थी, साथ में उनका लोकेशन क्या है। कोई भी चीज़ आप पढ़ो ना हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप ये देखो कि उनकी रिलेटिव लोकेशन कहाँ है, ये है। और डिफरेंट टाइप्स के मिनिस्टर हैं, उनके जो है स्पेशल स्पेशल नेम थे सल्तनत पीरियड में या मुगल पीरियड में। तो कौन सा किस मिनिस्टर का क्या नाम था ये पता होना चाहिए। उन्होंने पूरे जो अपना देश है, कंट्री है, उसको कितने किस किस रीजन में बांटा है। जैसे कि सबसे पहले देश, फिर उन्होंने डिफरेंट टाइप के, जैसे स्टेट में है अपने इंडिया में तो स्टेट में बांटा, फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में बांटा। तो डिस्ट्रिक्ट का उनके लिए एक स्पेसिफिकली नाम था। तो वो उसका ऑर्डर भी पूछ सकते कि इनको है ना एक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। एक बार पूछा सूबा सरकार, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो अगर आपने ये चीज़ अच्छे से कर ली तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये मेनली अपनी मीडिएवल की थीम रहेगी। मीडिएवल की जो 4-5 थीम है वो मैंने आपको बता दी। और अब बात करते हैं मॉडर्न इंडिया के बारे में। देखो ये जो 5 थीम मैंने एंशिएंट की बताई और 5 थीम जो मैंने वापस मीडिएवल की बताई, तो ये इनके ऊपर आपका जो है वो 100% फोकस रहेगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन जो जो बन सकता है एटलीस्ट वो मेरे से मिस ना हो। तो इसलिए आपको इन टॉपिक्स के बारे में डीप में एनालिसिस करना होगा। देखो यूपीएससी के लिए एक बात, मतलब जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि 70% क्वेश्चन आप 30% नॉलेज से आप बना लोगे, और 30% जो क्वेश्चन है वो आप 70% नॉलेज से बनाओगे। तो जो हम कह सकते हैं वाइस मैन होगा, वो क्या करेगा, वो 30% चीज़ पढ़ेगा और 70% क्वेश्चन को टारगेट करेगा। तो जो 30% क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप 70% क्वेश्चन को ईजिली हिट कर सको। और बाकी आप एक्स्ट्रा चीज़ जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे आप जो रिमेनिंग 30% है आप उसको भी टारगेट कर लोगे। और 4-5% तो एक्सेप्शनल होते ही हैं, तो 90 to 95% आप पेपर इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे, जो अगर आपने इन टॉपिक को आप अच्छे से कर लिया तो। मॉडर्न इंडिया का जो 2024 के लिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, वो आ सकता है कमीशन के ऊपर। डिफरेंट टाइप के कमीशंस एंड एसोसिएशंस जो मॉडर्न पीरियड में डिफरेंट टाइप के एसोसिएशन फॉर्म हुए हैं,
चाहे वो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड हो या पॉलिटिकल या सोशल एसोसिएशन। तो एक क्वेश्चन इससे आ सकता है। क्वेश्चन कमीशन एंड एसोसिएशन। कमीशन भी डिफरेंट टाइप के हुए हैं जिन पे यूपीएससी ने पहले पूछा है, जैसे कि रेड क्लिफ कमीशन, साइमन कमीशन, बटलर कमीशन, इनके बारे में यूपीएससी ने पहले पूछा है। अब क्या है, अब मेरे हिसाब से ये पूछ सकते हैं कि जैसे कि सप्रू कमीशन है वो किससे रिलेटेड है, जो कि पहले बैठा था एक, आप थोड़ा पढ़ना। सप्रू कमीशन है, साथ में जैसे कि डिफरेंट टाइप के एजुकेशन कमिश्नर बैठे हैं, वो डिस्पैच क्या है ना, यंग हिल्टन कमीशन जो कि आरबीआई से रिलेटेड है। तो ये सब डिफरेंट टाइप के कमीशंस थे जो मॉडर्न और जो हम कह सकते हैं कि उसके बाद वाले जो एरिया है, टाइम पीरियड है, वहाँ पे किस किस टाइप के कमीशन और एसोसिएशन फॉर्म है वो आपको देखना है। और एसोसिएशन के तौर पे भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले के जो एसोसिएशन वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, साथ में इनकी क्रोनोलॉजी तो वैसे इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या सीक्वेंस से पढ़ना कि 1932 में क्या था, फिर 34 में क्या था, 51 में कौन सा है, 67 में कौन सा है, 85 में कौन सा है। तो ये जो कुछ डिफरेंट टाइप के जो आपके एसोसिएशन है वो भी आपके कवर हो जाएंगे। साथ में वहाँ से अगर क्वेश्चन उठा क्रोनोलॉजी से रिलेटेड, वो भी आपका अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो यूपीएससी की फेवरेट थीम है, वन ऑफ द फेवरेट थीम मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड, वो है कमीशंस एंड देयर एसोसिएशन। जैसे कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ठीक है, तो इनके एसोसिएशन के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना। दूसरा क्वेश्चन बैठेगा आपका बॉडीज़ वगैरह से। बॉडी से जैसे कि होम रूल लीग हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यंग बंगाल मूवमेंट है, जस्टिस पार्टी है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है। तो ये कुछ बॉडीज़ हैं, तो इन बॉडीज़ के बारे में भी आप देख लेना। बॉडीज़ और कमीशन एंड एसोसिएशन से रिलेटेड आपको सिर्फ इतना पता चाहिए कि कौन सा कमीशन है, कब बना है और किसने बनाया है और क्यों बनाया है। बस ये चार चीज़ें, इन चार चीज़ों के अलावा मत देखना। इनके पर्पज़ क्या हैं ये देख लेना, क्या वो सोशल सेक्टर से रिलेटेड है या पॉलिटिकल सेक्टर से रिलेटेड है या इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड है, ये आप देख लेना। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जो ब्रह्म समाज है, तो ब्रह्म समाज का मेन एम क्या था, तो अगर ऑप्शन आ गया कि ये जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो सीधी सी बात है गलत है। ये एक तरीके से सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म पर एम्फेसाइज करता है। तो यहाँ से क्या है, आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि कल्चरल के अलग होंगे, कुछ अपने इकोनॉमिक के अलग होंगे, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अलग होंगे। तो वहाँ से आप कैच कर लोगे इनको। तो वही कमीशन बॉडीज एसोसिएशन के बारे में बता दिया। साथ में एक आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके लिए भी एक, इसको मतलब आपको स्पेसिफिकली पढ़ना होगा क्योंकि उस टाइम पर ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। तो इसलिए इसके कितने सेशन हुए हैं, एक तो ये देखना है कि आईएनसी के कौन कौन से सेशन हुए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे कि फर्स्ट यूरोपियन कौन था, फर्स्ट फीमेल कौन था, फर्स्ट 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 इंडियन फीमेल कौन थी, ये भी आपको पता चाहिए। और साथ में जैसे कि कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, स्वतंत्र लीग है, स्वराज सभा है। तो आप इनके बारे में भी आप अच्छे से देख लेना, है ना, कि इन इन जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको मतलब किसने फॉर्म किया है और क्यों फॉर्म किया और कब फॉर्म किया है। ये 3-4 एस्पेक्ट्स पे ही आपको ध्यान देना होगा। अगली जो थीम बनती है वो हमारी बनती है मूवमेंट से। देखो यूपीएससी का एक है कि एक वो है ना, इस वाले पेपर में मतलब लगभग 10 से 11 क्वेश्चन मॉडर्न से पूछे जाते हैं। उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो ये मूवमेंट से पूछेगा ही पूछेगा, 2 या 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेगा। एक वो पूछेगा बिगर मूवमेंट से, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रोलेट एक्ट। एक तो ये इनसे पूछेगा जो बड़े बड़े मूवमेंट है, क्योंकि सब इसके बारे में पढ़ के जाएंगे। तो ये यूपीएससी का भी एक फेवरेट है। तो एक तो बड़े मूवमेंट से पूछेगा, साथ में इनको किसने स्टार्ट किया है, क्यों स्टार्ट किया है, कौन कौन से आउटकम्स इसके निकले हैं, ये आपको बेसिकली इनके बारे में आइडिया चाहिए। दूसरा ये पूछेगा कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं, इनके बारे में पूछेगा। जैसे अभी कोई पूछ ले कि सत्याग्रह सभा और विद्युत वाहिनी फोर्स, इसका किससे लिंक्ड है, तो ये आपको पता चाहिए। रॉयल नेवी मूवमेंट क्या है ना। तो इनके बारे में आपको थोड़ा आइडिया रख लेना कि छोटे मूवमेंट के बारे में किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया। बस इनमें आपको ये चीज़ नहीं देखनी कि इसके क्या क्या रिजल्ट्स निकले हैं और मतलब इन्होंने किस लेवल तक इम्पैक्ट डाला है। इतना छोटे मूवमेंट के बारे में इतना मत देखना, किसने स्टार्ट किया ये देख लेना और क्यों स्टार्ट किया ये देख लेना बस। और मूवमेंट में जैसे कि ये तो पॉलिटिकल मूवमेंट हो, कुछ सोशल मूवमेंट भी है, वो भी आप अच्छे से देख लेना। और एक क्वेश्चन जो 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है वो है पर्सनालिटी एंड देयर पब्लिकेशंस। चाहे वो पब्लिकेशन में बुक्स हो सकता है या न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई मैगजीन हो सकती है।
तो ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, मतलब 2024 के लिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो कि पर्सनालिटी एंड देयर बुक्स। तो इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटी है, चाहे वो महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव जी अम्बेडकर, साथ में तेज बहादुर सप्रू, जो हमारे लाल बाल पाल है, इनके बारे में आप देख लेना। तो इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, ये सिर्फ यहीं तक ही नहीं है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, जैसे कि यहाँ पे जवाहरलाल जी नेहरू का जो है वो नाम मिस हो गया, तो नेहरू साहब है। तो इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, कौन कौन सी मैगजीन्स का पब्लिकेशन किया है, न्यूज़पेपर से के रिगार्डिंग इनकी क्या वो थी, तो वो चीज़ आप देख लेना कौन कौन से लिखे हैं। साथ में ये तो हो गया। और एक और थीम आप देख लेना, वो है कि क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। मॉडर्न इंडिया में क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सा इवेंट आप क्या एक कहानी की तरह पढ़ना, कि पहले ये आया, फिर इसके बाद ये आया, फिर इसके बाद ये आया। तो कहानी टाइप पढ़ोगे तो क्या इवेंट की क्रोनोलॉजी रखने में इतना आपको मतलब दिमाग ख़राब नहीं होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आप कहानी की तरह इसको पढ़ना। अगस्त प्रस्ताव आया, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्रिप्स मिशन, ये अच्छा ये, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया, फिर हमारा आ गया जो अपना कैबिनेट मिशन। तो ऐसे क्या कहानी की तरह पढ़ोगे तो चीज़ें याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देख लेना, कितने कितने टाइप के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं, उनके क्या क्या आउटकम्स निकले हैं, है ना, ये देख लेना। साथ में आईएनसी ने किस में पार्ट किया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो चीज़ आपको देखनी है। एक और थीम है जो है गवर्नर जनरल की। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में अभी पेंडिंग है कि मेरे हिसाब से वो शायद वर्क दे सकते हैं, किस गवर्नर जनरल ने क्या वर्क किया, क्या इंपॉर्टेंट वर्क किया। सिर्फ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल के बारे में ही देखना है, बाकियों के बारे में नहीं देखना है। इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल मैं बता देता हूँ, वेलेजली, है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, बेंटिक, इरविन, रिपन, लिटन और करजन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है गवर्नर जनरल, इन्होंने क्या किया उसके बारे में आपके पास आधे पेज के नोट्स होने चाहिए। तो गवर्नर जनरल एंड देयर वर्क, तो गवर्नर जनरल की क्या एक तरीके से क्रोनोलॉजी भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी पूरी, ठीक है। और ये तो हो गया। अगला है कि अगला हम चलेंगे एक्ट पे। मॉडर्न इंडिया में डिफरेंट टाइप के एक्ट्स जो है वो रिलीज़ हुए हैं, चाहे वो अपना 1958, उसके बाद में 85, और कुछ 19 में रिलीज़ हुआ है, 35 में, 1935, 1861 में हुआ है, 1947 में रिलीज़ हुआ है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के एक्ट रिलीज़ हुए हैं। तो वो आप देख लेना कि उन एक्ट के क्या क्या पर्पस थे और उस एक्ट के क्या क्या आउटकम्स थे। हर एक्ट के बारे में आप सिर्फ 5 चीज़ें ही पता करना, 5 चीज़ों को ही दिमाग में रखना कि मैं सिर्फ इस एक्ट के जो 5 इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं वो देखूंगा। बस 1990, है ना, 1919 और 1935 इन एक्ट को थोड़ा मतलब थोड़ा इलोबरेट वे में देख लेना, क्योंकि मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। डेडिकेटली 10 मार्कर का क्वेश्चन इस पर आ सकता है। तो आप 1919, 1909 और 1935 इन 3 एक्ट को बहुत अच्छे से देख लेना, और बाकी के बारे में थोड़ा सरफेस लेवल पे आप आइडिया रखना। एक 1958 वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस पर भी मेंस में सवाल आ सकता है और प्रीलिम्स में भी डेफिनेटली आ ही सकता है। तो एक्ट के बारे में आप बहुत अच्छे से देख लेना। अगला जो वन ऑफ द लास्ट थीम है, कुछ हमारी लास्ट थीम के बारे में, वो है कि आईएनसी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं। इस पर भी यूपीएससी ने थोड़ा कम जोर दिया है और काफ़ी हाईली चांसेस है कि 2024 के लिए आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेशंस जैसे कि 1907, 85 तो सबको पता है, इसी टाइम बना था आईएनसी। 1906 है, 1939 है, नागपुर सेशन है, लाहौर सेशन है, हरिपुरा सेशन है। तो और जो ये इंपॉर्टेंट सेशंस है इनके बारे में आप थोड़ा डीपली देख लेना कि इनके क्या क्या आउटकम्स निकले, इन सेशन की अध्यक्षता किसने की, इनका चेयरमैन कौन थे, और साथ में ये कि कौन कौन से इनके आउटकम्स निकले हैं। तो ये हैं, ये अपना मेनली जो है पूरा मॉडर्न का यही थीम रहेगा। और मॉडर्न एंशेंट हो या चाहे अपना मीडिएवल हो, मेजर थीम यही है। आपके 70 to 80% क्वेश्चन यहीं से आने हैं। और जो है जैसे कि डेडिकेटेडली हिस्ट्री से लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। तो कुछ आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है वो एंशियंट और मीडिएवल के साथ भी मिक्स है, तो वो अपन अगले सेशन में देखेंगे। जब भी अपना आर्ट एंड कल्चर का सेशन आएगा उस सेशन में देखेंगे। तो अभी के लिए जो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ना, उनके लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अगला हम जो हमारा सेशन का
दूसरा मेन पर्पज़ रहता है वो है कि 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो मैंने सेशन के जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था उसके बीच में मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिए थे। अब जो है जो 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो है कि फार्मर एंड ट्राइबल मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, ज़्यादा चीज़ के बारे में देखना भी नहीं है। जनरली जो ट्राइबल मूवमेंट हुए हैं उनका जो है वो दो तीन ही उनके मेन मेन रीज़न है। एक तो वो रीज़न देख लेना, भाई किसानों के भी दो तीन रीज़न ही होंगे, लगान बढ़ा दिया है, उनकी जो है लैंड एक्विजिशन कर लिया है बिना उनको कॉम्पनसेट किए हुए, तो ये कुछ इनके मेनली जो है वो रीज़न रहते हैं। तो रीज़न पे आपको इतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि रीज़न तो मेंस में आपका काम आ जाएगा। मेन जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो है कि किसान आंदोलन या जो अपने फार्मर मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट कहाँ कहाँ हुए हैं और उनकी रिलेटिव लोकेशन क्या है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम मॉडर्न इंडिया और ज्योग्राफी को अगर लिंक करें ना तो यही हमारे फ्यूज़ निकल के आता है कि किसान और जनजातीय आंदोलन कहाँ कहाँ हुए हैं और उनकी रिलेटिव लोकेशन क्या क्या है। तो एक इंडिया का मैप ले लेना और उसी पर है ना एक तो लिख देना कि भाई फार्मर्स मूवमेंट है और फिर कुछ 10-15 इंपॉर्टेंट फार्मर मूवमेंट हुए हैं उस टाइम के, वो लिख लेना, साथ में ब्रैकेट में ईयर भी लिख लेना। तो जिससे अगर फार्मर मूवमेंट से रिलेटेड, क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना तो वो भी आपका बन जाएगा। तो मैप लेना है, साथ में फार्मर मूवमेंट कहाँ कहाँ हुए हैं और ब्रैकेट में उनका ईयर लिख देना कि हाँ भाई इस ईयर में फार्मर मूवमेंट हुआ है। ये बात एकदम अच्छे से क्लियर है। साथ में जो अपना ट्राइबल मूवमेंट है सेम यही एक्सरसाइज ट्राइबल मूवमेंट के साथ करनी है ना। और दूसरी थीम रहेगी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट वो है कि सोशल रिफॉर्म एंड मूवमेंट, राम मनोहर लोहिया जी वो कौन है, और राजा राम मोहन राय क्या है, कौन है, ईश्वर चंद्र जी विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, श्रीमान दयानंद जी सरस्वती। तो ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इन्होंने कौन कौन से जो हमारे सोशल रिफॉर्म है उन पर कैसा इम्पेक्ट डाला है उन्होंने। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। और तीसरी जो थीम रहेगी वो तो सबको पता है, लोकेशन। बिल्कुल मतलब लोकेशन तो है कि आप छोड़ ही नहीं सकते हो। 5 क्वेश्चन डेडिकेटेडली, 5 से 6 क्वेश्चन डेडिकेटेडली मैपिंग से रिलेटेड ही आ रहे हैं। ये तो सिर्फ मैपिंग वाला पोर्शन, साथ में अगर मैं आर्ट एंड कल्चर और लोकेशन वगैरह और मिला दूंगा तो लगभग 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक तरीके से मैं ये कहूँगी एक नई थीम उभर रही है, वो है कि डिफरेंट जो टाइप के हमारे टॉपिक्स हैं उनको कैसे ज्योग्राफी से लिंक किया जा सकता है। तो दो दो तीन तीन सब्जेक्ट को आपस में मिला रहे हैं यूपीएससी। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लोकेशन में मैंने बता ही दिया, मॉडर्न में मॉडर्न मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड कौन सा लोकेशन आ सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। एंशियंट और मीडिएवल के बारे में वैसे ही अपन ने पहले बात कर ली। तो ये चीज़ें रहेगी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, है ना। और पेपर, तीसरी थीम रहती है हमारे पेपर की, है ना। तो विजन आईएएस के जो भी पेपर हैं मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड, वो आप मॉडर्न हो या एंशियंट हो, मीडिएवल हो, तो हिस्ट्री से रिलेटेड विजन आईएएस का पेपर लगा सकते हो। तो तीसरा टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। और अब जो लास्ट सेशन है ना उसके बारे में बात करते हैं कि आपके कुछ जनरल डाउट्स हो सकते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपके कुछ जनरल डाउट्स हों तो आप उसके बारे में बता सकते हो। अतर खान आपने हैंड रेस किया है। और एक और चीज़ है ना कि इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको लगें, जो मैंने ये टॉपिक बताए हैं, अगर किसी ने प्रैक्टिस कर लिया हो, फॉर एग्जांपल किसी ने मैपिंग में फार्मर मूवमेंट्स और ट्राइबल मूवमेंट है इनको अगर लोकेट कर लिया हो तो वो फ़ोटो लेके ग्रुप पे डाल भी सकते हैं। ठीक है, तो वो ग्रुप पे आप मतलब एक तरीके से हेल्दी वे में सबको हेल्प भी हो जाएगी। और जितना आप एक दूसरे की हेल्प करोगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा इस टाइम पीरियड में। हाँ, एक प्रियंका छिपा ने हाथ खड़ा किया, बोलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है, बोलो। हाँ सर, सर मुझे कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग पूछना था सर। जैसे उसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स कुछ ऐसे होती है तो हाँ वर्क बिल्कुल, करती है सर? हाँ बिल्कुल, कॉम्प्रिहेंशन में भी वर्क करती है और जो प्रीलिम्स का जीएस का पेपर है उसमें भी हेल्प करती है। सर रिक्वेस्ट थी कि सर जितनी भी जैसे जो भी होती है एलिमिनेशन टेक्निक्स, आप उसके लिए भी एक बार आप उसका भी एक ले लीजिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैंने पूरा प्लान किया है। आप जैसे अभी लेंगे ना तो कैसे हम उसके जैसे आप जो बताएंगे तो उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मतलब फिर एंड टाइम पे होगा तो फिर प्रैक्टिस के लिए टाइम भी नहीं रहेगा ना, इसलिए हाँ देखो, नहीं नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो। जो हमारे अभी अभी आज
चौथा सेशन था। पांचवा सेशन और छठा सेशन जब हो जाएगा तब उसके बीच में आप फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे, तो उनमें मैं टेक्निक्स आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसके द्वारा आप मार्क्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस टाइम बताऊंगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी आप क्या है, नॉलेज गेन पे थोड़ा फोकस करो। अभी से अगर सारी टेक्निक बता दूंगा तो आप सीधी टेक्निक ही लगाओगे, फिर आप नॉलेज इंप्रूवमेंट पे आपका नहीं फोकस सर, इतना अब रहेगा नहीं। जैसे जितनी भी थोड़ी बहुत जो मुझे पता है मैं यूज़ करती हूँ सर, जैसे प्रैक्टिस करती हूँ तो। लेकिन सर कभी-कभी जैसे जो एलिमिनेट करना होता है उसी में से आंसर आ जाता है, ऐसा पता नहीं हाँ, क्यों हो तो रहा है? वो बेसिकली वो गलती ना हो, क्योंकि वो तब होता है जब आपका नॉलेज जो है वो सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, नॉलेज आपका इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है, तभी ये चीज़ होती है। तो पहले नॉलेज पे अपने को खेलना है, बाद में एलिमिनेशन टेक्निक्स पे खेलना है। तो समझ रहे हो आप बात को? तो मैं इसलिए मतलब मैंने पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया, मेरे माइंड में सब कुछ है, ए टू जेड चीज़ें कवर होगी। अच्छा, अच्छा। सर उसके लिए प्लीज़ मतलब जितने भी हो सके, जितनी भी जो भी हो आप उसके लिए हम्म, जितना हो उसके लिए सेशंस लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और साथ में जैसे कि अभी किसी ने बोला करंट अफेयर के लिए, तो करंट अफेयर के लिए भी बिल्कुल डालेंगे। अभी तो आप जैसे कि PT 365 आप अपने लेवल पे पढ़ लो, फिर इसमें से अगर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और उसको आप थोड़ा अच्छे से और देख लेना। ठीक है, तो ऐसे मतलब ऐसे प्रोग्राम रन करेगा तो ज़्यादा बेटर, वैसे आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हो पाएंगे, है ना। तो जल्द, ओके सर। हाँ ठीक है। और CSET के बारे में भी अपन एक सेशन जरूर लेंगे, एक या दो सेशन, 3 सेशन हो सकता है। हाँ रेनू, ओके, ओके। रेनू यादव, थैंक यू सर। वेलकम। रेनू यादव ने हैंड रेस किया। सर बोलो। क्या थी मैं सर क्वेश्चन भूल गई अभी सर। सर जो विजन के टेस्ट है ना हिस्ट्री के, वो 5, 6, 12, 13 और 14, ये 5 टेस्ट दिए हैं। अच्छा हिस्ट्री के? हाँ हिस्ट्री के कौन से? 5, 6, 12। अच्छा 5, 6, 12, 13, 14, है ना। हाँ हाँ सर। ठीक है, इसमें से मैं बता दूंगा, देखा कौन कौन से लगाना है ना। कोशिश करना पांचों लगा पाओ, वरना नहीं तो मैं 3 सजेस्ट कर दूंगा इनमें से। सर 5 और 6 में ना वो आर्ट एंड कल्चर भी दिया है, तो उन्हें बाद में ही लगा दें। हाँ तो उनको आप बाद में लगा सकते हो ना, तो अभी के लिए आप 12, 13 और 14 लगा सकते हो, है ना। जी सर। ठीक है। हाँ, और किसने हैंड रेस किया हो? तो मतलब शायद सारे डाउट खत्म हो गए सबके। सर हाँ बोलो। मेरा लास्ट बचा है। हाँ बोलो बोलो। सर जैसा कि आप अभी 2024 के लिए सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छे से मतलब करा रहे हैं कि 8-8 दिन के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, हम्म, तो सर ऐसा ही आप 2025 वालों के लिए भी करेंगे? हाँ बिल्कुल, है ना। 25 का भी अपना स्पेशल ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे भी फ्री में सेशंस होते हैं, है ना। आप ज्वाइन करिए उसको भी। सर वो भी मेरा ज्वाइन है लेकिन उसमें ज्यादा कुछ नहीं डाला जाता, तो मैं देखो यार, इस हाँ वाले में देखो, ज्यादा। देखो ऑब्वियस सी बात है कि अभी 2024 का प्रीलिम्स आ रहा है, तो हमारा मेन फोकस वहीं पे रहेगा। जैसे ही वो एक बार 2024 का प्रीलिम्स निकलता है, तो फिर अपन 2025 के ऊपर ज़्यादा मतलब प्रयास करेंगे। अभी तो मैंने वहाँ पे एक सेशन लिया था, वहाँ पे मैंने ब्रॉड बताया था कि आपको ब्रॉड वे में कैसे पढ़ना है, कब कब टाइमलाइन दी थी कि हाँ इस टाइम तक आपका ये चीज़ हो जानी चाहिए, तो फिर वो धीरे सर धीरे। 2025 वाला वो मैंने लिया था सर, वो मैंने अटेंड किया था। हाँ और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन था, जैसे सब बोलते हैं PT 365 जो है विजन की हाँ सब करंट अफेयर के लिए होती है, तो अगर हम पूरी साल करंट अफेयर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, हाँ तो इससे अगर लास्ट टाइम पे करते हैं तो हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, करंट इसमें अच्छा कवर कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर होता है, तो आप वही कर सकते हो, वहीं से कर सकते हो। इवन मैं खुद भी जैसे कि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के पिछले 2-3 सालों से मैं इसी में उलझा हुआ हूँ। तो अगर आप भी मतलब, तो मुझे भी मतलब ऐसा पूरे टाइम करंट अफेयर पढ़ना नहीं हो पाता है, तो मैं भी मतलब उसी से करता हूँ PT 365, और साथ में कुछ अपने नोट्स होते हैं तो वहीं से अरेंज करता हूँ। सर क्योंकि मैं इस साल अटेम्प्ट देने वाली थी लेकिन मेरा करंट अफेयर कुछ पढ़ा ही नहीं था कभी, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया बिल्कुल, और फिर मेरा माइंड भी बिल्कुल हो गया कि अब देना ही नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद सर आपका सेशन अटेंड किया, तो अब 2025 के हिसाब से ही पढ़ना है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप अटेम्प्ट सेव कर सकते हो। ठीक है, और थैंक यू सर। वेलकम। और आपके जो भी फ्रेंड्स उनके साथ में शेयर भी कर दिया करो यार, है ना। तो ठीक है, आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई हैं। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हो तो उनके साथ में जो है यूट्यूब का लिंक शेयर कर देना, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर देना। ठीक सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, बाय बाय।
गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू। वेलकम।